जब शीन को पता चला कि उसके माँ बाप ने इंसाफ पाने के लिए अपने आप को आग लगा दी, उसका दिल बिल्कुल टूट गया और वो आंसू बहाने लगा। उस पर नफरत के बीज धीरे धीरे उगने लगे। जब उसे अस्पताल से छुट्टी मिली तो शीन ने अपने बदले की प्लानिंग शुरू कर दी। वो 24 घंटे अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। खाना पीना और अपने ज़रूरत के काम सब कुछ उसी कमरे में करता था। सिर्फ उसकी मौसी उसकी तबीयत देखने रेगुलरली आती थी। एक दिन उसे ऑनलाइन उन गुंडों के माँ बाप के बारे में मालूमात मिली। सबके सब देश के मशहूर शख्सियत थे और एक तो अगले राष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार भी था। यह मालूमात देखकर शीन को एकदम से दम घुटने लगा। बिस्तर पे लेटे हुए बेबस होने की लहर उसके पूरे बदन में छा गई। तभी अचानक छत से एक जोर का आवाज आया। शीन मुश्किल से उठकर दरवाजे की तरफ चला, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो उसके सामने का मंजर देखकर वो पूरी तरह से हैरान रह गया। एक बड़े से जलते हुए तलवार उसकी बालकनी में फंसी हुई थी। पर जब शीन पास गया तो वह आग अचानक गायब हो गई। वो क्यूरियोसिटी में उसे देखने लगा, इधर उधर घूमकर, पर काफी देर देखने के बाद भी कुछ समझ नहीं आया और फिर वापस अपने कमरे में जाकर सो गया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, बाहर वाली बड़ी तलवार ने अचानक से एक हमिंग आवाज निकाली। अपने सपने में शीन ने खुद को हजारों फौजियों के बीच पाया। मौत की खौफनाक हवा ने उसकी सांस लेना मुश्किल कर दिया। तभी एक आदमी जो एक बड़ी तलवार पकड़े हुए था उसके सामने खड़ा था और फिर पीछे से एक और ज्यादा डरावनी कत्ल करने की इच्छा महसूस हुई। इतना बड़ा असर था कि शीन अपनी आंखें खोल नहीं पाया। काफी देर बाद आवाज रुकी, पर जब उसने फिर अपनी आंखें खोली तो उसके सामने लाशों का पहाड़ था। वो बस चुपचाप उस बड़ी तलवार को देखता रहा जो उस सबके ऊपर खड़ी थी। ये खौफनाक मंजर देखकर शीन अपने सपने से जग गया। वो तुरंत उठा और बाहर गया और देखा कि तलवार फिर से जल रही थी। शीन ने तुरंत एक बड़ा सा बाल्टी पानी लेकर आया, पर अगले दिन तलवार और ज्यादा तेज जली। शीन ने सीधा पानी का पाइप लगाया, लेकिन हर बार जब वो आग बुझाता तलवार फिर से जल उठती। एक दिन उसने एक हिम्मत वाला फैसला लिया। उसने मजबूती से तलवार का दस्ता पकड़ा और धीरे धीरे दरार जलने लगी। फिर एक जबरदस्त आग उसकी तरफ आई, लेकिन अगले पल कुछ तेज आग की किरण सीधा आसमान में चली गई। शीन ऊपर देखकर हैरान रह गया। एक बड़ा गोला आसमान में दिखा जो रोशनी को अपने अंदर ले रहा था। फिर कुछ और भी डरावना हुआ। उस एनर्जी से सीधा शीन के सिर में एक बीम चली गई। उस झुलसने वाली जलन ने शीन को चीखने पर मजबूर कर दिया। फिर पुरानी तलवार के मालिक की यादें उसके दिमाग में भर गईं। जब तक आखिरी एनर्जी की बूंद भी खत्म नहीं हो गई, तलवार को खींच नहीं पाया। थके हारे शीन ने बस इतना कहा, शक्ति बदला। ये कमजोर लड़का जो ठीक से चल भी नहीं सकता था, अब अपने कंधों पे एक बड़ी लोहे की तलवार उठाए था। एक अजीम हिम्मत के साथ वो रोज 800 पुशअप्स करने लगा। 70 मंजिलों की बिल्डिंग को 2 घंटे बिना रुके चढ़ने लगा, सब कुछ ताकतवर बनने के लिए, अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए। पर अभी शीन बहुत कमजोर था। हर प्रैक्टिस के बाद उसका शरीर पूरी तरह से थक जाता था। खुशन सीबी से उसकी मौसी उसका रेगुलर मसाज करती थी, लेकिन शीन जो इनएक्सपीरियंस था वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता था। जल्दी से हाथ हिलाकर, बहाने बनाकर अपनी मौसी को भेज देता था। फिर उसने बिस्तर के नीचे से बड़ी तलवार निकाली, लेकिन जैसे ही शीन तलवार के दस्ता को छूने वाला था, उसके हाथ एकदम से झटका खाने लगे। फिर एक जीती जागती आवाज उसके दिमाग में आई, कौन है वहाँ? ताकत की ख्वाहिश करना एक तकलीफ वाली बात नहीं है। तलवार को अपने जिस्म का हिस्सा समझो, उसे आज़ादी से घुमाओ, बस इतना ही। तलवार को घुमाना एग्जैक्टली क्या होता है? हैरान शीन ने फौरन इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन ढूंढना शुरू किया। स्क्रीन पर काफी सारे स्वॉट टेक्निक दिखने लगे। उसने क्यूरियोसिटी से एक वीडियो पर क्लिक किया जिसका टाइटल था, मेरे 4 महीने की फ्री हैंड स्वॉट ट्रेनिंग के अचीवमेंट्स। शीन बेहाल होकर वीडियो को देखने लगा। उसके दिमाग में स्वॉट टेक्निक चलने लगे। अचानक उसने अपने बदन में ताकत महसूस की। उसने मजबूती से अपनी बड़ी तलवार को पीठ पे कस के बांधा और टहनी कदम के साथ दरवाजे की तरफ चला। ये पहली बार था जब वो हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद बाहर जा रहा था, लेकिन क्योंकि तलवार बहुत बड़ी थी, उसका पांव फिसला और वो मुंह के बल गिर गया। लेकिन जब उसने सोचा उन गुंडों के बारे में जो बाहर आराम से जी रहे हैं, उसके दिल में गुस्सा और तेज जलने लगा। उसने जानता था कि सिर्फ ताकतवर बनकर ही वो अपने माँ बाप का बदला ले सकता है। वक्त गुजर गया और देखते देखते शीन अब अपनी बड़ी तलवार को लेकर जल्दी से चलने लगा। उसकी तलवार घुमाने की रफ्तार और भी स्मूथ हो गई। उसकी मसल्स की ग्रोथ देखकर उसकी मौसी भी हैरान रह गई, लेकिन वो जानता था कि अभी भी वो उन खौफनाक लोगों का मुकाबला करने के लिए काफी ताकतवर नहीं था। जब तक एक दिन, 1 साल बाद, सड़क पे लोग बिल्डिंग्स के स्क्रीन को देख रहे थे। नए कंट्री के राष्ट्रपति का स्पीच चल रहा था और ये आदमी, जो देखने में अच्छा और दिलदार फिलेंथ्रोपिस्ट लगता था, उन लोगों में से एक था जो शीन के माँ बाप का कातिल था। इस इंसान के वेश में छुपे हुए जानवर को देखकर शीन ने सोचा कि आखिर वो पल आ गया है जिसकी इंतजार थी। वो एक तलवार के जुनूनी आदमी की तरह बन गया था। साल भर तलवार घुमाता रहा। ना कभी तलवार उससे दूर होती थी, ना वो अपनी तलवार से अलग होता था। जब भूख लगती तो इंस्टेंट नूडल्स खाता था, जब थक जाता तो अपनी बड़ी तलवार के साथ ही सो जाता। 2 और आधे साल की सख्त मेहनत के बाद उसकी स्वॉट स्किल्स आखिरकार परफेक्ट हो गई थीं। लेकिन अब उसके दरवाजे पर एक ग्रुप था जो मजबूत आदमियों से भरा हुआ था।
एक भेड़िए की पूंछ वाले लीडर के हुक्म पे वो लोग भेड़िए की तरह उसके घर में दाखिल हुए। लेकिन अगले पल लीडर के होश उड़ गए जब शेन झुककर निकल गया। जानवर जैसे आदमियों को देखकर शेन ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया रिएक्ट करने का। उसने उन्हें एक के बाद एक मुक्के मारने शुरू कर दिए। उनकी चीखें पास की एक मिडल एज औरत को शक में डाल गईं। पुलिस जल्दी ही साइट पर पहुंच गई रिपोर्ट मिलते ही, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वो शेन के शरीर को देखकर डर गए। सबसे ज्यादा डरावना था वो ग्रुप जो बेहोश पड़ा था बालकनी में। जब पुलिस शेन से सवाल पूछ रहे थे तब एक और पुलिस ऑफिसर को उनके सुपीरियर का फोन आया और उन्होंने कहा कि केस को छोड़ दो। ये सुपीरियर उन कातिलों में से एक था जो शेन के माँ बाप का कातिल था। जल्द ही ये खबर उन 8 जवानों तक पहुंच गई जो शेन को पहले सताते थे। शेन से जल्दी डील करने के लिए उन्होंने टॉप जापानीज असैसिन्स को महंगे दाम में हायर किया। अब उनमें से 2 शेन के दरवाजे के बाहर आके खड़े हो गए थे। गंजा आदमी पोजीशन में आके दरवाजा तोड़ने वाला था, लेकिन अगले पल गंजे को सीधा एक मुक्का लगा जो उसे लोहे के दरवाजे में घुसा गया। पीछे वाला दूसरा असैसिन उस वक्त का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था और शेन पर छुपकर वार करने लगा, लेकिन जब उसने मुक्का मारा शेन हिला तक नहीं। एक पल में शेन ने उन टॉप जापानीज असैसिन्स को आसानी से हरा दिया। तब तक गंजा आदमी मुश्किल से दरवाजे से खुद को निकाल पाया था, लेकिन शेन ने उस पर फिर से अटैक नहीं किया क्योंकि अब वो गंजे का इस्तेमाल करके सीधा अपने दुश्मन के घर को तबाह करना चाहता था। लेकिन शेन का अपीयरेंस बहुत आई कैचिंग था। जैसे ही वो विला के नीचे पहुंचा नागरिक उसकी तरफ देखने लगे। कुछ लोगों ने तो लाइव स्ट्रीम भी शुरू कर दिया। ये चीज अंदर वाले लोगों को मौत की बू महसूस कराने लगी। लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन अचानक छोटा येलो हेयर शेन के सामने आ गया। शेन ने उसे पकड़कर बांध दिया। थोड़ी देर में बहुत सारी पुलिस गाड़ियां और हेलीकॉप्टर साइट पर पहुंचने लगे। कैप्टन ने शेन को पुकारा, इसरार करते हुए कि बंधक की सुरक्षा जरूरी है क्योंकि वह राष्ट्रपति का बेटा था। लेकिन शेन ने बिना किसी डर के सबका सामना किया और बस आराम से बोला, मैं शेन कांग हूँ, मैं वापस आ गया हूँ। यह इतिहास का सबसे सुकून देने वाला बदला था। एक 10 साल का लड़का 8 बिलियन लोगों के सामने राष्ट्रपति के बेटे का सिर एक ही तलवार के वार में काट देता है। और ऐसे बदला लेने वाले टारगेट अभी भी 7 बचे थे। बिची, राष्ट्रपति की बेटी, लांझी, रक्षा मंत्री का बेटा और ऐसे ही कई लोग। ये सभी कंट्री के सबसे अछूत लोग थे, लेकिन शेन अब इन्हें अपनी जान पर खेलकर मारना चाहता था क्योंकि वह अब वह कमजोर लड़का नहीं था जिसे कोई भी कभी भी सताए। उस वक्त की सबसे ताकतवर भारी स्नाइपर राइफल को शेन अपनी तलवार के दस्ता उठाकर आसानी से रोक सकता था। एक हल्का सा वार दंगा पुलिस की गाड़ी को 2 टुकड़ों में काट सकता था। शेन एक बड़े धमाके के बीच से गुजरकर जलती आग के बीच से बिना छुए बाहर आ गया। ये देखकर स्क्रीन के पीछे राष्ट्रपति पूरी तरह से हिल गया और रक्षा मंत्री को अधिक फायर पावर लगाकर शेन को तुरंत मार गिराने का आदेश दिया। कैप्टन के हुक्म पर 100 से ज्यादा स्पेशल फोर्सेज शेन पर गोलियां चलाने लगीं। लेकिन जो अगले पल हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। शेन सीधे गोलियों की बारिश के बीच से आगे बढ़ गया, फिर अपनी बड़ी तलवार को पूरी ताकत से घुमाया और एक ही वार में पूरे स्पेशल फोर्सेज यूनिट को हरा दिया। लेकिन शेन ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया। वह सीधे उस अस्पताल की ओर दौड़ा जहां बिची और बाकी लोग छिपे हुए थे। तब तक अस्पताल पूरी तरह से राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स के कब्जे में आ चुका था। वे बिची और बाकी लोगों को वहां से निकालने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी शेन एक शीशे के अंदर से तोड़कर अंदर घुस गया। ये तो कमाल है, तुम सब गंदे लोग, अब देखता हूँ कैसे भागते हो। शेन को देखकर लोग इतने डर गए कि उनकी हालत खराब हो गई। तुम सब मेरे घेरे में हो, अभी भी बंदूक निकाल रहे हो, जहनुम में जाओ। इस बीच बिची को लिफ्ट में बिठा दिया गया और वे निकासी के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद हो रहे थे एक काली परछाई अचानक से दिखाई दी। हद है, शेन लिफ्ट के ऊपर पहुंच चुका था। उसने एक बार में लिफ्ट की छत को चीर दिया और फिर कई बार किए। जब लिफ्ट रुकी सब कुत्ते की तरह भाग रहे थे, लेकिन जो बॉडीगार्ड बिची को पकड़कर बिठा रहा था वह इतना भाग्यशाली नहीं था। शेन की तलवार सीधे उसके कंधे के अंदर घुस गई। वह वफादार बॉडीगार्ड मरने से पहले बिची को बाहर फेंक गया। एलिवेटर के क्रैश होने और ब्लास्ट के साथ सबने सोचा कि शेन उसमें मर गया होगा, लेकिन अगले पल मौत का देवता शेन सीधे बाहर चलकर आ गया। एक कमजोर लड़के का पहली बार बाहर आना और वह एक तेजी से आती एसयूवी का सामना अपनी टांगों से कर रहा था। ताज्जुब की बात यह थी कि शेन ने अपने एक लात से मिलिट्री आर्मर्ड वाहन को उड़ा दिया। शेन अब बिची तक पहुंच चुका था, लेकिन तभी एक मिलिट्री ग्रीन एसयूवी बीच में आ गई। एक आदमी काले कपड़ों में गाड़ी से बाहर निकला। उसकी सुरक्षा में बिची और बाकी लोग गाड़ी में सफलतापूर्वक भाग गए। शेन के सामने से एक बार फिर बचकर निकलने में कामयाब हो गए। गुस्से से भरकर शेन ने अपनी बड़ी तलवार उठाई और पीछा करने के लिए तैयार था, लेकिन तभी काले आदमी ने अचानक पीछे से एक गोली चला दी। बच्चे, तलवार नीचे रख दो, मैं तुम्हें जल्दी मौत दे दूंगा। शेन ने आसानी से एक मुक्के में उस आदमी को हरा दिया। अब तक बिची और बाकी लोग सेफ हाउस की तरफ निकल चुके थे, लेकिन जुनूनी शेन ने किसी तरह उन्हें दोबारा पकड़ लिया। वो सीधे उनके पीछे से उछला और अपने एक मुक्के से छोटी गाड़ी को आधा चीर दिया। इस पॉइंट पर एक बॉडीगार्ड ने सामने से ग्रेनेड लॉन्चर निकाला और सीधा शेन पर फायर किया।
एक जबरदस्त धमाका आसमान में गूंज उठा। ये ब्लास्ट शीन को मार देना चाहिए था, लेकिन तभी शीन अचानक आसमान से नीचे उतर आया और एक बार में उस गाड़ी को कन्वर्टेबल बना दिया। तुम लोग मुझ जैसे को फिर से कैसे सताने की हिम्मत कर सकते हो? उसने एक और वार किया। पैसेंजर सीट में बैठी औरत चिल्लाई, ब्रेक मारो। शीन जोरदार इनर्शिया के चलते 80 मीटर दूर उड़ गया। खुशकिस्मती से उसने अपनी तलवार का इस्तेमाल करके अपने आप को रोक लिया, लेकिन शीन अभी अपनी पोजीशन ठीक कर ही रहा था कि पीछे से आर्टिलरी फायर का एक और वार आ गया। तेजी से रिएक्ट करते हुए शीन तुरंत उछलकर ब्रिज के ऊपर के क्रॉसबीम को पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद और भी जोरदार हमला सामने से आया। गुस्से से भरे हुए शीन अब और नहीं सह सका था। तुम लोग एक 10 साल के बच्चे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसका शरीर गोला बनकर भीड़ की तरफ उड़ा। इसी दौरान बिची ने इस पल का फायदा उठाते हुए हेलीकॉप्टर में चढ़ाई कर ली। ये देखकर शीन अपनी बड़ी तलवार सीधा हेलीकॉप्टर पर फेंकना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसने अपने पैर रोक लिए। उसके दिमाग में एक आवाज सुनाई दी, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम यहीं मर जाओगे। चाहे वह जितना भी मजबूर था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। दूसरी तरफ साउथ कोरियन गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर 7 गैंग्स के माँ बाप और साउथ कोरिया के इंपॉर्टेंट लोग एक मीटिंग में बैठे शीन को कैसे खत्म किया जाए इस पर चर्चा कर रहे थे। प्रेसिडेंट ने कहा कि तुरंत ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम रिप्ले डिलीट कर देने चाहिए ताकि पब्लिक ओपिनियन को चुप किया जा सके। शीन अपने माँ बाप की कब्र के सामने घुटनों के बल बैठा उन्हें अपनी कहानी सुना रहा था कि वह कैसे उन लोगों को खून का बदला खून से देने वाला है। लेकिन इस पल एक बड़ा संख्या में पुलिस कारें चुपचाप कब्रिस्तान के रास्तों को घेर चुकी थीं। कैप्टन ने एक बार फिर शीन से सरेंडर करने की गुजारिश की, लेकिन शीन के दिमाग में अब सिर्फ एक ही चीज थी, उन सारे गैंग्स को मार गिराना। ये छोटा लड़का ट्रैफिक रूल्स समझता नहीं था, इसलिए उसने एक रेड लाइट तोड़ती आर्मर टैंक को 2 टुकड़े में चीर दिया। और जब फाइटर जेट स्लो अल्टीट्यूड में स्ट्राफिंग करने लगे, उसने अपनी तलवार फेंक दी और सीधा एक जेट को गिरा दिया। इसके लिए मिलिट्री ने 3 टैंक्स को भेजा ताकि शीन पर बम बरसाए जा सके, लेकिन इससे भी शीन को कोई नुकसान नहीं हुआ। गैंग्स, तुम मेरे शर्ट को बर्बाद करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? गुस्से में शीन ने अपना फियरस वुल्फ मोड एक्टिवेट कर दिया और गोलियों की बरसात के बीच से सीधा चार्ज कर गया। एक पल में जमीन लाशों से भर गई, चारों तरफ चीखें सुनाई देने लगीं। शीन ने देखा कि यह रुकने का वक्त नहीं था। उसने फायदा उठाकर एक और को मार गिराया और जल्दी से वहां से निकल गया। जैसे ही शीन बैठकर थोड़ा आराम करने लगा, उसने एक साथ एक जैसी कदमों की आवाज सुनी। एक बड़े ग्रुप फुली आर्म्ड मर्सेनरीज ने उसे घेर लिया था। स्कार्ड लीडर के कमांड पर सोल्जर्स ने शीन पर हमला कर दिया, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि शीन उनके पीछे घुसकर उन्हें पहले से सरप्राइज अटैक देगा। मर्सेनरीज, जो बिना पल के झपकाए मार डालते थे, तुरंत हार गए। स्कार्ड लीडर को यकीन नहीं हो रहा था कि एक 10 साल का लड़का इतना खौफनाक हो सकता है। तब तक शीन उनके पीछे एक और बार उछल चुका था और एक लात में उसे और उसकी गाड़ी को छोटी सी पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। इस वक्त तक शीन को एस क्लास वांटेड क्रिमिनल लिस्ट में ऑफिशियली डाल दिया गया था। उस वीडियो ने, जिसमें उसने मिनिस्टर के बेटे का सिर काटा था, इंटरनेट पर तूफान खड़ा कर दिया। शीन को पकड़ने के लिए टायकून ग्रुप ने उसकी आंटी का पता लगा लिया, जो अभी अमेरिका में शांति से अपनी जिंदगी जी रही थी। उन्होंने सोचा कि यह औरत शीन की कमजोरी है। इसी वक्त शीन की आंटी एक अच्छी पत्नी और मां की तरह अपनी जिंदगी जी रही थी, जब अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। लेकिन जब आंटी ने दरवाजा खोला, सामने एक ग्रुप हेविली आर्म्ड स्पेशल फोर्सेस खड़ा था। मीनवाइल, शीन ने अपने दूसरे बदले का निशाना हेयू, जो कि कट टैक्स ब्यूरो चीफ का बेटा था, मार दिया। पहले की तरह बिना किसी झिझक के तलवार उठाए और तलवार गिराए। ये खबर जल्दी से प्रेसिडेंट के कानों तक पहुंच गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने डिफेंस मिनिस्टर को शीन को रोकने से मना कर दिया। अगर उन्हें बाहर दिखा तो सामने आने से बचने को कहा। सबसे जरूरी काम था ऑनलाइन वीडियोस को सेंसर करना, ताकि री इलेक्शन प्लान पर असर न पड़े। इसी बीच शीन सड़क पर चल रहा था, एक गाड़ी रोकने की कोशिश में, ताकि यूएस मिलिट्री बेस जा सके, क्योंकि यूनिलिन ने मरने से पहले कहा था कि सुक्सियान को वहां आर्मी के प्रोटेक्शन में रखा गया है। लेकिन शीन के डरावने रूप को देखकर कौन सा ड्राइवर उसे उठाने की हिम्मत करता। सब ड्राइवर्स ने अपने गैस पैडल दबा दिए और जल्दी से निकलना चाहा, लेकिन शीन ने एक हाथ से एक कार का पिछला हिस्सा पकड़ लिया और 5 टन वाली बस को एक टॉय कार की तरह उठा दिया। इस तरह शीन का फ्री बस राइड का सपना पूरा हो गया। लेकिन शीन के हर एक मूव को छुपकर मिलिट्री मॉनिटर कर रही थी। उनमें से एक ने एनालाइज किया कि शीन जरूर मर जाएगा, लेकिन तभी जब सब डिस्कस कर रहे थे, अचानक एक जोर का धमाका सुना। शीन ने एक पंच से यूएस मिलिट्री बेस की दीवार में बड़ा सा छेद कर दिया था। फिर धीरे धीरे बेस के अंदर घुसता गया और बेस के सेंटर की तरफ देखकर चीखा, सुक्सियान, तू कमीना, मैं तेरी जान लेने आया हूँ, बाद में ज्यादा मत रोना। छोटा लड़का युजिरो हन्मा की तरह लग रहा था। उसने अकेला पूरा यूएस मिलिट्री बेस उलट दिया, लेकिन दूसरी तरफ यूएस मिलिट्री ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे शीन को अपने दादा की तरह ट्रीट कर रहे हो। जिस वक्त शीन बेस में घुसा, तुरंत टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल से घेरा गया। गुस्से में भरे शीन ने सिर्फ एक बार में 20 टन के टैंक को आधा काट दिया। सामने से अमेरिकन सोल्जर्स गोलियां बरसा रहे थे, पर पलक झपकते ही शीन ने एक पंच से उन्हें दीवार में घुसा दिया। फिर उसने सीधा एक टैंक का दरवाजा तोड़ दिया, सोल्जर्स से मुकाबला करने के लिए।
इसी बीच बिची और दूसरे लोग सेफ हाउस में हाईटेक तरीकों से शीन को मारने का प्लान बना रहे थे। लेकिन तभी बिची का बॉडीगार्ड अंदर आया और बोला कि यहाँ रहना अब सेफ नहीं है, हमें तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन अभी कुछ ही कदम चले थे कि पीछे से एक जोर का आवाज आया। सुहाव हवा में एक छोटे बच्चे की तरह लटकता नजर आया। फिर शीन ने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। मर चुके सुहाव भाई को देखकर सुक्सियान बॉडीगार्ड के पीछे छुप गया। 2 आदमी ब्लैक ड्रेस में ग्रेनेड लॉन्चर्स लेकर आए, लेकिन ये शीन पर असर करने वाले नहीं थे। शीन बिना खरोंच के बम्स का एक्सप्लोजन झेलते हुए निकल आया और सीधा सुहाव की तरफ बढ़ गया। शीन का जबरदस्त किलिंग इंटेंट देखकर सुहाव ने अपना सब कुछ खो दिया। लेकिन अचानक ये बंदा हिम्मत दिखाने लगा, तेरी आंटी को सीक्रेट सर्विस ने बंदी बना रखा है, अगर मैं मर गया तो उसका पूरा खानदान भी मार दिया जाएगा। लेकिन अब कौन शीन को धमका सकता था। उसने सीधा सुहाव की टांग काट दी और एक भयानक स्माइल के साथ बोला, मेरी आंटी से धमकाने की हिम्मत, तुझे जल्दी मरने का मौका देता हूँ। बड़ी तलवार एक तेज आग से लपेट गई और शीन ने सीधा उसे सुहाव के सीने में घुसा दिया, जिंदा जलने का एहसास ले। जब सोल्जर्स वहां पहुंची, पूरा कॉरिडोर एक इन्फर्नो बन चुका था। सीन साफ करने जैसे ही वे लगे, उन्हें एक काला पड़ा शरीर दिखा जो अभी भी हिल रहा था। सुहाव का जला हुआ शरीर अब तक जिंदा था। इसी बीच शीन भागते हुए बिची को पकड़ने की तैयारी में था, पर एक स्लीजी ऑफिसर ने अचानक से उसे एक इनविटेशन दिया। बोला कि अमेरिका से कोई शीन से मिलना चाहता है। ये सुनकर शीन ने समझा कि उनके इरादे बुरे नहीं लग रहे, तो वह मजबूरी में उनका रिक्वेस्ट मान गया। तो शीन ने एक लग्जरी स्वीट और टॉप टियर मील सर्विस का मजा लिया। सुबह जल्दी उसने एक ग्रीन हेयर वाले आदमी से मिलना शुरू किया जो अमेरिका से था। उस आदमी ने कहा कि शीन की आंटी अब प्रोटेक्शन के अंडर है, जब तक शीन कुछ मदद देने को तैयार है। शीन को पता था कि उनकी आंटी की सेफ्टी का इस्तेमाल करके उन्हें धमकी दी जा रही थी। उसने गुस्से से कहा कि वो सिर्फ एक चीज मान सकता है, पर पहले उनकी आंटी के परिवार की सेफ्टी सुनिश्चित करनी होगी। डर की वजह से ग्रीन हेयर वाला आदमी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया। उसने शीन को एक छोटे से रास्ते तक ले जाया जो सीक्रेटली बेस से निकलने का था और 3 पुलिस के ठिकानों की जानकारी भी दी। उसने ये भी बताया कि बिची और लांजी अक्सर एक लड़की शियान के बारे में बात करते थे। सुनकर शीन काफी गुस्से में आ गया और तुरंत गायब हो गया। क्लास ब्यूटी स्कूल बुलिंग से लड़ने के लिए एक 30 मंजिला बिल्डिंग से कूद गई थी, लेकिन इन स्कमबैग्स के हाथों से बच नहीं पाए। उन्होंने उस लड़की को नग्न करके सार्वजनिक रूप से अब्यूज किया और उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। शीन, जो शियान का इकलौता करीबी दोस्त था, इस बात को जानकर बहुत एक्साइटेड था कि वो जिंदा है। उसने सोल्जर्स के ग्रुप को पार करते हुए अब्यूसिस के दरवाजे पर पहुंच गया। शीन के आयरन फिस्टेड इंटरोगेशन के बाद यूजिन ने शियान के अस्पताल का एड्रेस रिवील किया। फिर उसने और बाकी लोग हेल में एक रियूनियन ज्वाइन किया। इसी बीच अपनी जान बचाने के लिए लांची अपने लोगों के साथ अस्पताल में घुस गया। जब लांची ने शियान के वार्ड का दरवाजा खोला तो उसने प्रोटेक्टिव चार्म देखकर खुशी मनाई। लेकिन उस वक्त एक बड़ा क्रैश सुना गया। किलिंग गॉड शीन ने फ्लो से बर्स्ट कर दिया। सोल्जर्स का रिएक्शन देखने से पहले ही शीन उनके पास पहुंच गया और आसानी से एक बंच ऑफ स्पेशल फोर्सेस को हरा दिया। इस वक्त वार्ड के दरवाजे पर खून के दाग ने शीन का ध्यान आकर्षित किया। उसने जल्दी से दरवाजा पुश किया और जो देखा वो उसकी सबसे बड़ी सोच से बाहर था। शियान खून के बीच में ग्रेसफुल डांस कर रही थी, ब्लेड हाथ में। लांची जमीन पर पड़ा था, अपनी सेवर्ड आर्टरी को पकड़कर जीने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में लांची की मां ने अपने सामने अपने बेटे को मरते देखा। उसने गुस्से से चीख कर पूछा कि शियान इतनी क्रूर क्यों है, लेकिन अगले सेकंड शियान ने अपने ब्लेड से उसे तुरंत मार दिया। ये सब पेरेंट्स एक ही बात क्यों कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है शीन? शीन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, ये मान नहीं पाया कि ये जेंटल और काइंड शियान थी। तभी यादों की एक लहर उसके दिमाग में चली गई। फिर शीन ने धीरे से शियान के माथे को छुआ। शियान ने सॉफ्टली कहा, तुम इतने सालों में इतना बदल गए हो कि मुझे पहचान नहीं पाए। थोड़ी सी टेंडरनेस के बाद शियान ने शीन के साथ चलने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले उन्हें एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स ने ब्लॉक कर दिया। लेकिन इस बार शीन कुछ करने से पहले बाल्ड लीडर को अचानक एक व्हाइट कोट वाले आदमी ने घात से मार दिया। लगता था कि वो एक वेल ट्रेन्ड स्पेशल फोर्सेस सोल्जर था। ये देखकर शीन ने इंस्टिंक्टिवली तलवार निकाली, लेकिन तभी शियान ने मुड़कर हल्का सा मुस्कुराया। इट्स ओके शीन, चलो। और दोनों ने आर्मर्ड व्हीकल में सक्सेसफुली ब्लैंड कर लिया। लेकिन शीन को अब बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। उसने पूरे वक्त साइलेंस मेंटेन किया, कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। लेकिन परसेप्टिव शियान को शीन के दिल की बात पता चल गई। उसने अचानक शीन की गर्दन में अपनी बाहें डाल दी। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं जिंदा हूँ। ये पता चला कि शियान को तब सक्सेसफुली रेस्क्यू किया गया था। परपेट्रेटर्स ने 200 मिलियन पाउंड्स पे किए और शियान के पेरेंट्स ने इस बड़े अमाउंट को जल्दी से पाने के लिए स्कूल टीचर्स और इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस को ब्राइब किया। फीलिंग्स ऑफ बट्रेयल ने शियान को उस पर पूरी तरह से डार्क साइड की तरफ धकेल दिया। लेकिन 1 साल बाद उसके पेरेंट्स एक का एक्सीडेंट में मर गए। ये सुनके शियान का गुस्सा अब और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने कहा कि जो भी उसको अब्यूज किया उन सबको वो मार डालेगा। लेकिन शियान के अगले शब्दों ने और भी ज्यादा डर की लहर छोड़ दी। उसने कहा, तुम मेरी मदद कर सकते हो उनको मारने में जो मुझे बुली करते थे, लेकिन जो लोग ने मुझे धोखा दिया उनको मैं पर्सनली हेल्प भेजना चाहता हूँ, एक एक करके।
एक छोटा लड़का जो सिर्फ अपनी फ्लाइट मिस कर गया था, उसने एक ही बार में एक पैसेंजर प्लेन को बीच में ही काट दिया, सिर्फ उस कमबैक बिच को मारने के लिए जिसने उसके पेरेंट्स की मौत की वजह बनी। जब शीन और शियन डॉक पे अलग हुए, शियन एक लग्जरी फेरी में चढ़ गई और उनके सामने खड़ा व्हाइट हेड ओल्ड मैन क्लियरली वही शक्ति था जो पिछले सालों से उसको सपोर्ट कर रहा था। शियन ने शीन को इस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए वार्मली इनवाइट किया, करप्ट टाइकून ग्रुप को गिराने और एक नया रेजिम एस्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन शीन ने कहा कि वो सिर्फ रिवेंज में इंटरेस्टेड है और बिना देखे चले गया। फिर उसने सीधा बिची के घर में घुस गया और पाया कि वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी, अमेरिका भागने की प्लानिंग कर रही थी। एक पल में शीन एयरपोर्ट पे पहुंच गया जैसे एक फियर्स बीस्ट। लेकिन तभी वो व्हाइट हेड ओल्ड मैन फिर से सामने आया और शीन से बिची को छोड़ने को कहा। उसने कहा कि नए रेजिम एस्टैब्लिश करने के लिए प्रेसिडेंट का सपोर्ट जरूरी है और ये भी बोला कि ये शीन की सबसे बड़ी इच्छा थी। ये सुन के शीन ने गुस्से में आकर्षण किया, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि किसी को मेरे खिलाफ थ्रेट मत बनाओ। मैं इन 8 स्कमबैग्स को जहाँ भी भाग जाएं मार डालूंगा। तब बिची और दूसरे लोग डिपार्चर लाउंज में बोर्डिंग का इंतजार कर रहे थे। उसके फादर प्रेसिडेंट ने उसके लिए सबसे लग्जूरियस बॉडीगार्ड टीम अरेंज की थी और कोरिया में स्टेशन पीस कीपिंग फोर्स भी उसके साथ थी। लेकिन जैसे ही लीड ऑफिसर ब्रीफिंग कर रहा था, सामने के सोल्जर्स अचानक फ्रीज हो गए। हाँ, वो महा डेमन किंग शीन चुपके से आ गया था। बेरी वेरिंग कैप्टन ने देखा और तुरंत डर से गिर गया। लेकिन शीन ने सरप्राइजिंगली अटैक नहीं किया, सीधे चेक इनकाउंटर की तरफ गया। अनएक्सपेक्टेडली इस बंदे ने, जो अपनी जान की कदर नहीं करता था, डर्टी प्ले करके ट्राई किया। लेकिन शीन के सेंसर्स अब सुपर ह्यूमन थे। वो 200 मीटर्स के अंदर की हर छोटी सी मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकता था। सबको डील करने के बाद उसने ग्लास वॉल से जंप किया और फाइनली प्लेन के बोर्डिंग ब्रिज तक पहुंच गया। जब बिची और दूसरे लोग प्लेन की तरफ तेज तेज भाग रहे थे, तब शीन ने दूर से बिची को देखा। जैसे कहते हैं, दुश्मन को देख के खून गर्म हो जाता है। शीन का एड्रेनलिन रैपिडली सर्ज हुआ और वो प्लेन की तरफ भागा। लेकिन टेक ऑफ स्पीड बहुत तेज थी। देख के कि वो कैच अप नहीं कर सकता, उसने अपने जायंट स्टील स्वॉर्ड को स्विंग किया। प्लेन जो टेक ऑफ होने ही वाला था, उसने फोर्सफुली काट दिया। फिर वो प्लेन के ऊपर चढ़ गया। पैनिक में बिची ने देखा और भाग गई, लेकिन अगले सेकंड में शीन उनके सामने आ गया और उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। उसके इर्द गिर्द वेव्स ऑफ एंगर दिखाई देने लगी। एरोगेंट बिची इतनी डर गई कि उसने अपने आप को गीला कर दिया। इस शॉर्ट किलिंग बॉर्ड को देखकर बिची ने घुटनों के बल जाके बहुत सॉरी बोलना शुरू किया। लेकिन डिसाइसिव शीन ने उसकी प्लीज नहीं सुनी। उसने फीमेल बॉडीगार्ड हंशेंग से कहा, मैं सिर्फ 8 टारगेट्स को मारूंगा, बाकी सब जो अनइन्वॉल्व्ड हैं अभी निकल जाओ। ये सुन के बॉडीगार्ड ने अपनी जान बचाने का मौका देखा और तुरंत प्रेसिडेंट की बेटी को छोड़ दिया। फिर शीन ने अपने जायंट स्वॉर्ड को ऊपर उठाया और बिची को 2 टुकड़ों में काट दिया। अब एक पर्सन ग्रुप में से 5 लोग बच गए। एक कमजोर बीमार लड़का जो कॉम्बैट स्किल्स में नहीं था, एक ही पंच में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन को नॉकआउट कर देता है। उसका टारगेट एक नेजल ब्रैड डैक्स्यून है। शीन देखता है कि ओपोनेंट भागने ही वाला है और तुरंत छत पर कूद जाता है, लेकिन अभी थोड़ा लेट होता है। इस दौरान प्रेसिडेंट अपनी बेटी को खोकर पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो एक पुराने टॉप CIA ट्रेनर की मदद मांगता है। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी फिर प्रेसिडेंट को एक सबर्बन एरिया ले जाता है। वहां एक इनकंस्पिक्यूअस एयर रेड शेल्टर मिलता है। एक लंबी ड्राइव के बाद वो फाइनली एक एक्सट्रीमली लग्जूरियस सीक्रेट मिलिट्री बेस तक पहुंचते हैं। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने कहा कि ये एक स्पेशल सर्विस डिपार्टमेंट था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बायोकेमिकल रिसर्च के लिए। 30 साल पहले यहाँ एक स्पेशल ड्रग डेवलप किया गया था, जिससे मॉडिफाइड किए गए लोग शीन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक हाथ से 3 नॉर्थ कोरियन बेसिस को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इनका कोड नेम है वैनी। अगर हमें शीन को जल्दी गिराना है तो हमें उसे यहाँ लुआ करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। इस समय शीन अपनी चाइल्डहुड स्कूल पे पहुंच गया है। सब कुछ देखकर उसके दिमाग में बुली होने की यादें फिर से ताज़ा हो गई हैं। गुस्से से भरा हुआ शीन फाइनली फट जाता है। वो स्कूल बिल्डिंग को पंच करता है, उसे 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। तब वो स्कूल से शांत दिमाग से निकल जाता है। अपने गोल को अचीव करने के लिए प्रेसिडेंट ने उस टाइकून को ढूंढा जो अभी एस्केप कर गया था। उसने उसे एक सीक्रेट मिलिट्री बेस के बारे में बताया जो उसकी प्रोटेक्शन कर सकता है। डैक्स्यून के फादर इमोशनल होकर प्रेसिडेंट का हाथ पकड़ लेता है। फिर वो सक्सेसफुली डैक्स्यून को एयर रेड शेल्टर तक ले आते हैं और जानबूझकर डैक्स्यून की हाइडिंग प्लेस को शीन को लीक कर देते हैं। शीन बिना देर के वहां रश कर जाता है। वो अपने बैग से जायंट आयरन स्वॉर्ड को निकालता है और 5 टन हैवी दूर को एक बार से तोड़ देता है। डैक्स्यून, जो डेथ के एंजल की अचानक अपीयरेंस देखकर डर से बेहोश हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है। शीन फिर से एक अटैक का सिलसिला शुरू करता है, लेकिन वो व्हाइट गैस को वेंटिलेशन से आती नहीं देखता। उसकी विजन अचानक से ब्लर हो जाती है। तब छुपके से बूढ़े आदमी का कहना है, ये सेडेटिव है जो मैंने उसके लिए स्पेशली डेवलप किया है। चाहे वो कितना भी स्ट्रांग हो, 3 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन अचानक शीन सिर्फ एक छोटी सी नींद लेकर अपनी पीक कंडीशन में वापस आ जाता है। डाइंग डैक्स्यून को देखते हुए शीन अपने थंडरस अटैक को दोबारा अनलीश करता है और 6th स्कम की लाइफ खत्म कर देता है। एक्साइटेड शीन आसमान की तरफ हंसकर बोलता है, मॉम, डैड, मैं उन सबको मार दूंगा।
लेकिन अचानक एक मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है और वो गिर जाता है। शेन तेज रिएक्शन से अपने फिंगर्स को यूज करके गिरने को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शाफ्ट की वॉल्स ग्रीस से कोटेड हैं। वो सीधा एक जायंट केज में गिर जाता है। ये छोटा पतला लड़का जो एक डेमोनाइज्ड एंशिएंट वॉर गॉड को अपने अंदर रखता है, अब सीमेंट से भरे हुए केज में गिर गया है। जैसे ही शेन आयरन केज में गिरता है, वो तुरंत 3000 टन सीमेंट से घिरा हुआ होता है। कमजोर होते होते शेन एक अजीब दुनिया में एंटर करता है जो खून और ची से भरी हुई होती है। वहाँ वो आदमी मिलता है जिसने उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स दिए थे, जो 30,000 साल से डेमन बीस्ट के साथ सील किया गया था। वही आदमी अपनी रिमेनिंग कॉन्शियसनेस के साथ बोलता है, डेथ के थ्रू अपनी वीकनेस को प्रूव मत करो, सिर्फ एंडलेस बैटल ही हेवन और अर्थ को हिला सकता है। ये शब्द शेन को एक सडन एनलाइटनमेंट जैसा लगता है। वो तुरंत अपनी स्ट्रेंथ वापस पाता है और सीमेंट को तोड़ देता है जो उसकी बॉडी को लपेटा हुआ था। एक स्काई शेकिंग रॉ के साथ जायंट स्वॉर्ड कॉल सुनकर ऑटो नेविगेशन एक्टिवेट होती है और 10 मीटर सीमेंट को स्लाइस कर देती है आयरन केज में। प्रेसिडेंट और उसके कंपेनियन डेंजर को समझकर कासे भाग चुके हैं, लेकिन जायंट स्वॉर्ड फिर से अपने ऑटो क्रूज फंक्शन को एक्टिवेट करती है और आमोर्का को एक ही स्लैश से एक ट्री स्टंप से चिपका देती है। शेन तुरंत वहां आ जाता है और सामने खड़े इस सो-कॉल्ड लीडर को देखते हुए वो हवा में फ्लोटिंग जायंट स्वॉर्ड को कंट्रोल करता है और पहले स्कम पेरेंट का सिर काट देता है। इस मोमेंट पर वो डिसाइड करता है कि बाकी के पेरेंट्स को भी पकड़ने का है। शेन एक बड़े जंप के साथ एक फाइटर जेट को हाईजैक करता है जो उसे शूट डाउन करने ही वाला था। वो पायलट को ऑर्डर देता है कि सीधे सोल गवर्नमेंट बिल्डिंग की तरफ उड़ने के लिए। मीनवाइल गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर प्रेसिडेंट का फादर योंगू टेम्पररी कंट्रोल ले रहा है। वो इस सिटी में सभी फोर्सेस को फुल एंगेजमेंट और शेन को मारने के लिए ऑर्डर देता है। जैसे ही शेन सिटी सेंटर में एंटर करता है, वो अटैक का बैराज फेस करता है, लेकिन वो अपनी जायंट स्वॉर्ड के साथ सबको विथस्टैंड कर लेता है। इनोसेंट रेजिडेंट्स कोलैटरल डैमेज बन जाते हैं। ये देखकर शेन सिविलियन कैजुअलिटीज को रोकने के लिए पायलट को ग्रैब करके बाहर फेंक देता है और अपनी स्वॉर्ड के साथ गवर्नमेंट बिल्डिंग की तरफ तेजी से भाग जाता है। कुछ ही समय में वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। यहाँ फुली आर्म्ड एलीट सोल्जर्स से घिरा होता है जो अब सोल्जर की शार्पनेस नहीं रखते। गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर ऑफिशियल्स इमरजेंसी मीटिंग में हैं और कोई सजेस्ट करता है कि कंट्री से मदद मांगनी चाहिए। इस वक्त एक सेक्रेटरी जिमशी सजेस्ट करता है कि इनोसेंट सिविलियंस को इस बैटल में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। उसने शेन से नेगोशिएट करने का ऑफर दिया। योंगू एक लंबी साइलेंस के बाद रिलक्टेंटली एग्री कर लेता है। दोनों साइड्स नेगोशिएशन शुरू करते हैं, लेकिन सेक्रेटरी अपने इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करने से पहले शेन इंटरप्ट कर देता है और कह देता है 10 मिलियन सिविलियंस को इस सिटी से कल रात के 12 बजे तक इवैक्यूएट कर लो, लेकिन नेशनल डिपार्टमेंट्स के सभी हेड्स यहाँ रहने चाहिए। इस मोमेंट पर कांग्रेस को एक और खराब न्यूज मिलती है कि इस सिटी के 4 मेजर मिलिट्री कैंप्स एक मिस्टीरियस पर्सन के द्वारा पूरी तरह से वाइप आउट कर दिए गए हैं। किसी ने इस पर्सन का फेस क्लियर नहीं देखा, बस ये पता है कि वो बर्न्ट येलो हुडी पहने हुआ था। शेन देखता है कि स्ट्रीट्स पर शॉपिंग करने वाले लोग भरे हुए हैं। उसे समझ आता है कि कांग्रेस ने उसकी कंडीशंस को बिल्कुल नहीं माना है, इसलिए वो डायरेक्टली एक टीवी स्टेशन के लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में घुस जाता है और पूरे देश को कन्फेस करता है कि उसने प्रेसिडेंट को मार दिया है। वो कहता है कि इस सिटी जल्दी ही लिविंग हेल बन जाएगी और जो भी जीना चाहता है उसे रात तक इवैक्यूएट करना होगा। फिर वो डायरेक्टली गवर्नमेंट बिल्डिंग की तरफ चला जाता है, लेकिन एलिवेटर में वो येलो हुडी वाला लड़का मिलता है, एक 10 साल का लड़का जो रिवर क्रॉस करने से रोका गया था। हाँ, रिवर ब्रिज को पंच करके टुकड़ों में तोड़ देता है, लेकिन ये डेथ का गॉड जो सब कुछ आसान समझता है, एलिवेटर में सेंसलेस बीट हो जाता है। ये पर्सन के अटैक्स विशियस और लीथल होते हैं। एक किक से शेन और एलिवेटर दूर 80 मीटर्स दूर फेंक दिए जाते हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि शेन का कॉम्बैट पावर ओपन स्पेसेस में स्काईरॉकेट करता है। जैसे ही वो पास आता है, शेन उसका में आर्टरी पकड़ लेता है और एक सोच के साथ वो पर्सन वॉल पर एम्पेल हो जाता है। मीनवाइल गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर लीडर्स अर्जेंटली अ कंट्री के प्रेसिडेंट से सपोर्ट के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन करंट प्रेसिडेंट कहता है कि अ कंट्री कभी भी दूसरे देशों के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर नहीं करता और अ कंट्री ट्रूप्स इन कोरिया को इमीडिएटली सोल से इवैक्यूएट करने के लिए ऑर्डर देता है। योंगू जब पूरी तरह से थक जाता है, तब सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी फिर से अपीयर होता है और कहता है कि उसके पास शेन को एलिमिनेट करने का एक तरीका है। सीन शिफ्ट होता है। एक छोटी लड़की बार बार शेन का नाम लेती है। वो शेन की इकलौती सॉलस थी जब वो 3 साल तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की जर्नी पर था। अचानक से एक वायलेंट नॉकिंग दूर पर होता है। कोई कहता है कि शेन ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है, लेकिन चतुर लड़की को इस पर्सन की फियर्स गेज से कुछ सस्पिशियस लगता है और वो फाउल प्ले को सस्पेक्ट करती है। जब उसका कवर एक्सपोज हो जाता है, वो आदमी वेपन के साथ ब्रेक इन के लिए तैयार होता है, लेकिन अचानक से एक हिडन स्नाइपर उसे गिराने के लिए आता है। नया आने वाला शियान है जो कहता है एक बड़ी ग्रुप ऑफ मर्सनरीज बिल्डिंग को घेर चुकी है। वो सेल्फ डिफेंस के लिए ली को एक हैंड ग्रेनेड थ्रो करता है। नीचे गनशॉट सुनकर मर्सनरीज ऊपर रश करने लगते हैं। अगला सीन इतना ब्रूटल है कि डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। 300 से ज्यादा टॉप मर्सनरीज शियान की ब्लेड के सामने गिर जाते हैं। इस दौरान शेन ऑफिशियली एस सिटी के रास्ते पर के कंट्री के अगेंस्ट वार डिक्लेयर करता है।
वो कांग्रेस को धमकी देता है कि या तो योंगहू को तुरंत सरेंडर कर दो या 10 मिलियन इनोसेंट एस सिटी के सिटीजन्स को उसके साथ मरने के लिए छोड़ दो। लेकिन इसी वक्त एक और हुडेड मैन आता है। ये पसंद पहले वाले से ज्यादा टेरिफाइंग लगता है। एक ही मूव से वो डेथ का गॉड शीन को खून खांसने पर मजबूर कर देता है। दोनों का इंटेंस बैटल शुरू होता है। साथ ही एक लार्ज ग्रुप ऑफ आर्मर्ड व्हीकल सीन पर पहुंचती है। येलो वेस्ट्स वाले लोग व्हीकल से उतरते हैं और सिविलियंस पर इंडिस्क्रिमिनेटली फायर करते हैं। और इन आर्मर्ड व्हीकल्स में इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स लोडेड हैं जो लॉन्च के लिए रेडी हैं, ताकि 10 साल के लड़के को बैटलफील्ड के सेंटर में एलिमिनेट किया जा सके। ये छोटा लड़का जो स्वॉर्ड्समैनशिप में स्किल नहीं है, एक ही स्ट्राइक से 300 स्टोरी बिल्डिंग को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। लेकिन ये मैन न सिर्फ शीन के जायंट स्वॉर्ड को विदस्टैंड करता है, बल्कि उसका पियर्स्ड बॉडी भी इंस्टेंटली हील हो जाता है। फिर वो कहता है कि वो आज के दिन नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि शीन पर ऑलरेडी नजदीकी मिसाइल्स टारगेट हैं। इस वक्त वो पायलट जो पहले हाईजैक किया गया था अचानक पहुंचता है और शीन को प्लेन के जरिए बैटलफील्ड से जल्दी भागने के लिए कहता है। लेकिन अगले सेकंड में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब्स बरसने लगती हैं। शीन सिर्फ अपनी जायंट स्वॉर्ड को उन्हें ब्लॉक करने के लिए कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जब वो क्रैशिंग फाइटर जेट देखता है, वो अचानक से 5 टन एयरक्राफ्ट को दोनों हाथों से उठाता है और फाइनली अपने छोटे बॉडी के साथ स्टेडीली लैंड करता है। लेकिन इस इंडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग अटैक ने भी टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस को आग के समुंदर में डाल दिया है। गुस्से से भरा हुआ शीन आग में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए रश करता है। लेकिन वो सब वेलिंग लोगों को कैसे बचाए? उसका पूरा शरीर डेस्पेयर और एंगर से भर जाता है। इतना स्ट्रॉन्ग वार गॉड भी इस मोमेंट पर गिर जाता है। मीनवाइल न्यूज ऑफ इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग ऑफ सिविलियंस इंस्टेंटली वर्ल्डवाइड वायरल हो जाती है। प्रेशर के नीचे लीडर्स को अपोलॉजी देनी पड़ती है। दूसरी तरफ वो डेस्पिकेबल पेरेंट्स मीडिया के सामने घुटने लगते हैं और गवर्नमेंट की इनह्यूमैनिटी को थर्मल वेपन्स यूज करने के लिए क्रिटिसाइज करते हैं और विक्टिम्स की फैमिलीज को सपोर्ट करने का वादा करते हैं। ये स्टेटमेंट इन स्कम्बैग्स की पॉपुलैरिटी को इंस्टेंटली बूस्ट कर देती है। लेकिन एक नज़र से ये क्रोकोडाइल टीयर्स लगती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद येलो शर्ट आर्मी और उनका वीडियो ऑनलाइन लीक हो जाता है। ये सब एक रुथलेस मर्डर प्लॉट का पार्ट था जो शीन को एलिमिनेट करने के लिए प्लान किया गया था, सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी के साथ कोलैबोरेशन में। बिहाइंड द सीन्स वीडियो लीक होने का कारण ये है कि ब्यूटीफुल लेकिन रुथलेस शियान ने ये सब किया क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी उसके छोटे शीन को बुली करे। इस वक्त शीन जो एक हफ्ते से कोमा में था, फाइनली वेकअप होता है। ये पता चलता है कि वो येलो शर्ट वाले आदमी ने उसे बचाया था। उसने शीन को सिर्फ अपने भाई की मदद करने के लिए बचाया, क्योंकि दुनिया में और भी कई लोग हैं जिनमें मॉन्स्टर्स हैं। उसका भाई उनमें से एक है और उसका अवेकेंड पावर शीन से भी ज्यादा है। वो शीन को कहता है कि अगर फ्यूचर में मिलते हैं तो उससे कॉन्फ्रंट मत करना। फिर तीनों अंडरग्राउंड टनल से एक कार्ट पर निकलते हैं। ये येलो शर्ट वाला आदमी भी यहाँ शीन से अलग हो जाता है। इस दौरान शियान एक और मैसेज ऑनलाइन पोस्ट करती है जिसमें वह कह रही है कि वह गवर्नमेंट के पास जाकर शीन के फैमिली के साथ हुई नफरत को रिवील करेगी। ये न्यूज़ उन स्कम्बैग पेरेंट्स को टेंशन में डाल देती है। लगता है उन्हें शियान को रास्ते में ही मारना पड़ेगा। शियान चोंगवाडे के लिए जाने की तैयारी कर रही है। 4 टॉप टियर आर्मर्ड व्हीकल्स उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसके आसपास हैं। लेकिन अचानक दूर से एक मिसाइल आती है जो एस्कॉर्ट व्हीकल्स को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देती है। ड्राइवर अपनी पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक और आउटरेजियस सीन सामने आता है। एक ग्रुप ऑफ फुली आर्म्ड स्ट्रॉन्ग मैन उनकी राह रोक देते हैं और अंधाधुंध गोलीबारी करते हैं। ग्रीन हेयर्ड मैन जो पैसेंजर सीट पर है मदद के लिए कॉल करता है, लेकिन अचानक एक ट्रक से फ्लिप कर दिया जाता है। एक और लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जो अननोन ओरिजिन के लगते हैं ट्रक से आकर शियान और उसकी ग्रुप को पूरी तरह से घेर लेते हैं। लेकिन जब सोल्जर्स उन्हें कार से बाहर निकालने के लिए कहते हैं, तब पीछे से एक सीरीज ऑफ स्क्रीम्स सुनाई देती हैं। दर्जनों ब्लैक शैडोज उनकी तरफ चलकर आ रहे हैं और गोलीबारी को सहन कर रहे हैं। ये मॉडिफाइड बीइंग्स हैं जिनका कोडनेम वान नहीं है, जो आर्टिलरी अटैक से इम्यून है और जल्दी से सोल्जर्स को खत्म कर देते हैं। व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन देखता है कि एक रास्ता क्लियर हो गया है, तो वह उन्हें ब्लू हाउस की तरफ तेज चलने के लिए कहता है। लेकिन अचानक उनका व्हीकल प्री प्लांटेड बम से हिट होता है और पूरा व्हीकल रेक हो जाता है। इस वक्त एक आदमी के फुटस्टेप्स धीरे धीरे सामने आते हैं। यह आदमी ब्लॉन्ड बॉय का फादर है जो पहले बेहेड हुआ था। उसके पीछे एक एलीट यूनिट खड़ा है। उसकी कमांड पर वह लोग शियान और उसकी ग्रुप पर फिर से फायर करते हैं। वह गुस्से से कहता है, अगर तुम और शीन नहीं होते मेरे प्यारे बेटे का ये हाल ना होता। लेकिन अगले सेकंड में डेथ का गॉड शीन बिल्कुल वक्त पर आ जाता है। एक स्लैश से वह आदमी के दोनों हाथ काट देता है। हिम्मत है तो दोबारा कहकर दिखाओ। इस वक्त एक और ग्रुप ऑफ फाइटर जेट्स आसमान में दिखाई देते हैं। ये कंट्री AKF-22 रैप्टर्स हैं जो शीन की मदद के लिए भेजे गए हैं। ये देखकर आदमी समझ जाता है कि उसकी खत्म होने वाली है। और शीन जो ईविल से नफरत करता है वक्त बर्बाद नहीं करता। वह सीधे आदमी का सिर एक स्लैश से काट देता है। क्लास ब्यूटी अपने मुंह से लार्ज इंटेस्टाइन निकालती है और उसके पास से एक मिनिएचर हैंडगन असेंबल करती है। फिर वह प्रेसिडेंट के पिता को कांग्रेस हॉल में शूट करके मार देती है, जो उसकी पुरानी बुलिंग मास्टरमाइंड था। यह उसका और शीन का प्लान का हिस्सा है।
जब शियन ब्लॉन्ड बॉय के फादर को खत्म कर देता है, दोनों अपने फाइनल रिवेंज प्लान के लिए शुरू करते हैं। शियान व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन की कार में गवर्नमेंट बिल्डिंग पहुंचती है। इस दौरान शियन उन स्कम्बैग्स को अब्रॉड से हंट करने के लिए निकलता है। कंट्री ए की गवर्नमेंट के फुल असिस्टेंस के साथ वह जल्दी से नारिटा एयरपोर्ट कंट्री जे पहुंचता है। वह सिटी के बेस्ट वांटेज पॉइंट पर जंप करता है और टैबलेट के पोजीशनिंग के जरिए उनकी लोकेशन पता लगाता है। इस वक्त कार में लोग डिनर के लिए क्या खाएंगे ये डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगले सेकंड में वह फैमिलियर फिगर देखकर उनका एपेटाइट चला जाता है। बॉडीगार्ड ड्राइवर एक्सेलरेटर को फ्लो कर देता है और शियन को क्रैश करने की कोशिश करता है, लेकिन शियन कार को टॉय की तरह उल्टा देता है और आसमान में ड्रोन के गन्स को शूट करने की कोशिश करते हुए शियन उन्हें एक ब्लिंक ऑफ एन आई में डील कर देता है। फिर वह सबसे नजदीक के स्कम्बैग को एक हाथ से हवा में उठाता है, और जब ये स्कम्बैग भी डेथ के दरवाजे पर होते हुए भी शियन के पेरेंट्स को इंसल्ट करता है, तो शियन एक पंच के बाद एक पंच मारते हुए उसे मार देता है। और जो आदमी शियन को ब्रूटल और ब्लडथर्स्टी कहता है, वह भी शियन के स्वॉर्ड से कार के दरवाजे पर पिन हो जाता है। बाकी लोगों को डील करने के बाद वह उन स्कम्बैग्स के पीछे लगता है जो कंट्री सी भाग गए हैं। लेकिन जब वह दो स्कम्बैग्स कंट्री सी के स्पेस में एंटर करते हैं, तो उन्हें ऑफिशियल ऑर्डर से एंट्री डिनाई कर दी जाती है। मल्टीपल वॉरशिप्स उन्हें कंट्री सी के सेफ जोन से बाहर निकालने के लिए भेजी जाती हैं। दोनों, जो नहीं जानते कि उनके साथियों को कंट्री जे में शियन ने मार दिया है, डिसाइड करते हैं कि रास्ता बदलकर उनसे मिलते हैं। लेकिन जैसे ही उनका प्लेन लैंड करता है, उन्हें एक कंट्री ए का फाइटर जेट नजर आता है। फिर वो देखते हैं कि उनसे डरने वाला आदमी वहां है। इस समय दोनों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, वो बस प्लेन से डर के साथ उतरते हैं। जब शियन के पैर के पास एक स्कम्बैग अभी भी बेयरली अलाइव होता है, तो बल्ड मैन कहता है, मुझे मार दो अगर चाहो, मुझे परवाह नहीं, मेरे बच्चे तो ऑलरेडी सेफली भेजे जा चुके हैं। ये सुनकर शियन को यकीन नहीं होता कि यह मरने वाला आदमी अभी भी इतना बड़ा बात कर रहा है। वो तुरंत हाथ उठाता है और बेयरली ब्रीथिंग आदमी को एक पल्म स्ट्राइक से 50 मीटर दूर फेंक देता है। उसके सारे जॉइंट्स टूटते हैं और वो तुरंत मर जाता है। इस वक्त शियन को कंट्री ए से एक मैसेज मिलता है कि स्कम्बैग्स के बच्चे जो कंट्री ए में रेफ्यूज के लिए भेजे गए थे, उन्हें ढूंढकर वापस कंट्री के भेज दिया गया है। जो बल्ड मैन अभी तक बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था, वह पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन शियन उन्हें रिग्रेट का मौका नहीं देता, वो उन्हें एक के बाद एक मार देता है और तुरंत कंट्री के वापस प्लेन पकड़ लेता है। इस समय शियान अपनी सक्सेसफुल रिवेंज का सेटिस्फैक्शन ले रही होती है, लेकिन नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के एक्स टॉप इंस्ट्रक्टर के ऑर्डर पर दर्जनों वानई अचानक से बाहर से आते हैं। ये देखकर शियान तुरंत अपनी गन उठाती है फाइट बैक करने के लिए, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दुश्मन की स्पीड इतनी तेज होगी। वानई का एक पल्म स्ट्राइक उसके राइट हैंड और लेफ्ट लेग को काट देता है। फिर एक पंच से शियान 10 मीटर दूर गिर जाती है। पीठ पर व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन भी वानई से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी पिन डाउन होता है और मूव नहीं कर पाता। इस पॉइंट पर शियान को पता है कि वो अपने आखिरी सांस ले रही है। वो डिसाइड करती है कि अपनी आखिरी बुलेट अपने लिए ही रखना है। शॉर्ट बॉय प्यार के लिए आगे बढ़ता है और ओल्ड मैन को एक स्लैश से दीवार में छाप देता है। जैसे ही शियान अपनी जान लेने वाली होती है, गॉड ऑफ डेथ शियन हॉल के 10 मीटर थिक सीलिंग से बर्स्ट करके अंदर आता है। अपनी बेलोव को इतने खराब हाल में देखकर उसका गुस्सा कहानी के पीक पर पहुंच जाता है। वो रूप से कहता है कि सभी लोगों की जान लेंगे। इस समय ग्रीन हेयर्ड मैन ऑर्डर देता है और दर्जनों वानई तुरंत शियन की तरफ दौड़ते हैं। इंटेंस एनर्जी निकलती है और शियन को ये मॉडिफाइड ह्यूमंस जमीन में धकेलते हैं। इसी बीच साइड से देख रहे पिता और पुत्र ग्रीन हेयर्ड मैन सिग्नल करता है कि अब रिट्रीट करना चाहिए, लेकिन इंस्ट्रक्टर कहता है कि वो शियन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो बोलता है, सभी दर्जनों वानई शियन के द्वारा मार दिए जाते हैं। ये देखकर ग्रीन हेयर्ड मैन हॉल में रेनफोर्समेंट्स बुलाने लगता है, लेकिन हाई स्पीड फ्लाइंग जायंट स्वॉर्ड पहले ही इंस्ट्रक्टर के बॉडी को पियर्स कर चुकी है। अपने ओल्ड मैन को देखकर मरते हुए देखकर ग्रीन हेयर्ड मैन एक रोअर निकालता है। हंड्रेड्स ऑफ वानई हॉल से बाहर आती हैं, अपनी आखिरी ताकत से शियन को मारने की कोशिश करती हैं। इस समय रेस्क्यू की गई शियान को सिंपल बैंडेजिंग मिलती है ब्लीडिंग रोकने के लिए। शियन को उसके लिए ब्रेव फाइट करते हुए देखकर वो देखती है कि वो अपने आयरन जायंट स्वॉर्ड से सारी वानई को सीधा काट रहा है, यहाँ तक कि इम्प्रेग्नेबल गवर्नमेंट बिल्डिंग 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाता है। फिर वो ग्रीन हेयर्ड मैन का सर भी एक और स्लैश से काट देता है। उसके बाद वो शियान के पास आता है जो जमीन पर लेटी है, लेकिन अचानक एक ब्लैक शैडो उसे 30 मीटर दूर किक कर देता है। अभी भी कुछ वानई बची हुई हैं। ये एनोइंग पेस्ट जो नहीं कटती पर इरिटेट करती हैं। शियन उन्हें कुछ स्लैशेस से टुकड़े टुकड़े कर देता है। इस बार शियन सभी थ्रेट्स को खत्म कर देता है, लेकिन इस समय शियान पूरी तरह से बेहोश हो चुकी है। चाहे शियन कितना भी चिल्ला ले, कोई रिस्पांस नहीं मिलता। नजदीकी व्हाइट हेयर्ड मैन कहता है कि वह शियान को बचा सकता है, लेकिन उन्हें इस छोटी सी गोल्डन रेस्क्यू टाइम को जल्दी से ग्रैब करना होगा। जबकि शियन इस वक्त बहुत गुस्से में है। वह जानता है कि शियान की जिंदगी बचाना सबसे जरूरी है। वह व्हाइट हेयर्ड मैन पर एक बार भरोसा करता है और निकलने की तैयारी करता है। इस वक्त कंट्री ए का एक सोल्जर अचानक आता है और कहता है कि शियान को कंट्री ए भेजना ज्यादा सिक्योर होगा।
और वॉकी टॉकी के जरिए शीन की आंटी की आवाज़ भी आती है। ये स्पष्ट रूप से शीन को कंट्री ए के लिए काम करने के लिए फोर्स करने का प्रयास है, लेकिन शीन सीधे वॉकी टॉकी को तोड़ देता है और व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन के साथ नज़दीकी इमरजेंसी रूम की तरफ चलता है। लगभग 10 मिनट बाद वह एक ओपन सी एरिया में पहुंच जाते हैं। समुद्र के बीच एक हेलीपैड नजर आता है। जब शीन और दूसरे लोग प्लेन से उतरते हैं तब अचानक शांत समुद्र की सतह से वायलेंट बबलिंग निकलती है। फिर उनके सामने एक बड़ा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। वह एक पिच ब्लैक एक्टिव न्यूक्लियर सबमरीन है। शियान का इमरजेंसी रेस्क्यू करने के बाद उसकी जिंदगी तो बच गई है, लेकिन उसे सिर्फ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन पर ही रखा जा सकता है, और जब वह जागती है तो उसकी याददाश्त भी चली जा सकती है। लेकिन उस रात एक चमकदार लाल सितारा आसमान में दिखाई देता है। अचानक शीन के हाथ में आयरन जायंट स्वॉर्ड कंट्रोल से बाहर हो जाता है और उस लाल सितारे की तरफ सीधा चलने लगता है। इस बीच एक दूर ग्रह पर एक प्राचीन युद्ध देवता जो 30,000 साल पहले कर्प्ट हो गया था, जाग गया है। इस आयरन जायंट स्वॉर्ड का असली मालिक वापस आ रहा है।